बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक उसी को कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक था हमारा जो हमने एक्सप्लेनेशन करनी थी डिफरेंट गैस लॉज की फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो पहले दो लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं और वो थे बॉयस लॉ एंड चांस लॉ। अभी हम करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। और अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवोगैड्रोस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना हम 5 ईयर्स पेपर में देखें तो ये जो है काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि यू हैव टू एक्सप्लेन द एवोगैड्रोस लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि हम कंसीडर करेंगे कि दैट वी हैव टू गैसेस, और एक को हम गैस नंबर 1 कह रहे हैं, दूसरी को हम गैस नंबर 2 कह रहे हैं, और उनका हमने प्रेशर जो है वो सेम रखा हुआ है दोनों गैसेस का, और उनका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। लेकिन उनके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं। गैस 1 के जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम N1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और गैस 2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मैसेस को हम M1 और M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ को भी इसी तरह C1 स्क्वायर बार और C2 स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम अगर आपने साथ साथ प्रिपेयर किया होगा टॉपिक्स को तो आपको पता होगा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है। काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। ठीक है, तो mNc स्क्वायर बार जो है ये हमारी इक्वेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हमने अब अप्लाई कर देना है गैस 1 के लिए भी और गैस 2 के लिए भी। अब चूँकि हमारा ये जो फैक्टर है P और V ये हमने दोनों गैसेस के लिए लिया हुआ है कांस्टेंट या सेम, तो ना P के साथ हम 1 लगाएंगे ना V के साथ 1 लगाएंगे। इसी तरह P सेकंड गैस के लिए 2 P के साथ भी नहीं आएगा और 2 V के साथ भी नहीं आएगा। लेकिन जो राइट हैंड साइड है इसमें गैस 1 के लिए क्या आ जाएगा, M1, और गैस 1 के लिए N के साथ 1 लगाएंगे और C के साथ भी 1। तो वो इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि PV इज़ इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार। गैस 2 के लिए यही इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाई होके हो जाएगी M2 N2 C2 स्क्वायर बार। ये हमने गैस 1 के लिए कर ली इक्वेशन, और ये किसके लिए कर ली, गैस 2 के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड दोनों की सेम है क्योंकि हमने पहले ये कंडीशन बता दी, और ये ज़रूर आपने बतानी है कंडीशन कि जो हमने दोनों गैसेस ली हैं उनका प्रेशर और उनका वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है लेकिन राइट हैंड साइड सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड चूँकि इक्वल है तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 अगर हम नाम देते हैं तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज़ इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार आ जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से वाला है, 1/3 एंड 1/3 क्या है, कॉमन है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी, M1 N1 C1 स्क्वायर बार और M2 C2 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। अब हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर रह गई है M1 N1 C1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो हमने देखना है कि ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ना, इसको अलावा हमने एक और देखनी है बात, वो है इसमें कि टेम्परेचर जब हम दोनों गैसेस का सेम रखें तो जो उनकी मीन काइनेटिक एनर्जीज़ होंगी पर मॉलिक्यूल, यानी कि एवरेज निकालें अगर उनकी, तो मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम होगी। तो गैस 1 के लिए जो मीन काइनेटिक एनर्जी है और गैस 2 के लिए जो मीन काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। अब चूँकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी ना हाफ़ M V स्क्वायर, यहाँ पे हमने ले लेनी है हाफ़ M को हम रिप्लेस करेंगे M1 के साथ क्योंकि गैस 1 है, और V को हम रिप्लेस करेंगे C1 के साथ, C1 स्क्वायर बार के साथ। तो ये हमारे पास गैस 1 के लिए हो जाएगी। इसी तरह से फॉर गैस 2 हाफ़ इज़ इक्वल टू हाफ़ M2 C2 स्क्वायर बार। अब इन दोनों इक्वेशंस की अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखें तो 1/2 क्या है, कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन रिड्यूस हो के हमारे पास क्या आ जाती है, M1
C1 स्क्वायर बार इज़ इक्वल टू M2 C2 स्क्वायर बार। अब आपने इक्वेशन नंबर 19 और इक्वेशन नंबर 20 को आपस में डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखें कुछ इस तरह से डिवाइड होगी। इक्वेशन 19 जब आप लिखेंगे वो एक स्टेप जो यहाँ मिसिंग है, M1 N1 C1 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय M1 C1 स्क्वायर बार इज़ इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय M2 C2 स्क्वायर बार। अब यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है M1 से कैंसिल आउट हो गया, C1 स्क्वायर बार से कैंसिल आउट हो गया, M2 से कैंसिल हुआ, ये जो लिखा हुआ है ना ये 2 है। अच्छा, C2 स्क्वायर बार और C2 स्क्वायर बार जो है ये कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास इक्वेशन में बचता है N1 इज़ इक्वल टू N2। अब हमारे पास ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम हो और टेम्परेचर भी सेम हो और प्रेशर भी सेम हो तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये किसकी स्टेटमेंट है, ये एवोगैड्रोस लॉ की है। तो यहाँ से एवोगैड्रोस लॉ जो है वो हमारा एक्सप्लेन हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम पहले एक अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन लेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इज़ इक्वल टू 1/3 MN C स्क्वायर बार। काइनेटिक गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास PV इज़ इक्वल टू 1/3 M N रिप्लेस हो रहा है Na के साथ। उसकी वजह क्या है कि हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास गैस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल। अगर 1 मोल क्वांटिटी लेंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, कैपिटल N कैपिटल A के साथ। तो हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया 1 मोल के लिए, PV इज़ इक्वल टू 1/3 MNA C स्क्वायर बार। ठीक हो गया। ये देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हो तो हम N को रिप्लेस करेंगे Na के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे पास M × Na है, आपको याद हो M यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसको अगर हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मोलर मास बन जाता है। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास M यहाँ पे कैपिटल M क्या बन जाएगा, इज़ इक्वल टू M × Na, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल M के साथ। कैपिटल M यहाँ पे क्या है, मोलर मास। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल। और जब हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो कैपिटल M बन जाएगा। और कैपिटल M का मतलब है मोलर मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। अब PV इज़ इक्वल टू 1/3 M C स्क्वायर बार। इसको हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। C स्क्वायर बार को हम लेफ्ट एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारे पैरामीटर अगर हम शिफ्ट करें तो 3 PV के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। M जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो ये लिखा हुआ है। तो इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज होने के बाद आ रही है C स्क्वायर बार इज़ इक्वल टू 3 PV/M। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये है M मॉलिक्यूलर मास है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस की जो साइड्स हैं इनका हमने ले लेना है अंडर रूट। जब हम अंडर रूट लेंगे, या टेकिंग स्क्वायर रूट और टेकिंग अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया, यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में रहा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है इक्वेशन को। हमने यहाँ पर इक्वेशन की जो टॉप साइड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को हमने V से डिवाइड किया है। तो 3P डिवाइडेड बाय, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाऊं तो ये हमारे पास है 3PV/कैपिटल M। ये है अंडर रूट में। हमने इसको क्या करना है कि हमने इसकी जो है ये टॉप न्यूमरेटर जो है, ये जो न्यूमरेटर है इसको, और ये जो डिनोमिनेटर है M, इसको, इन दोनों इक्वेशंस को हमने V के साथ डिवाइड करना है। यानी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई and divide right hand side of this equation by
1/v। 1/v के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। दोबारा सुने, हमने इसको इस इक्वेशन की, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसकी जो राइट हैंड्स, अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो हमने है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1/v के साथ। तो जब हम डिवाइड करेंगे, अगर मैं लिख के दिखाऊं तो आपके पास सामने इस तरह से आएगा 3pv/v, क्योंकि हमने 1/v के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और 1/v के साथ डिवाइड भी करना है, डिवाइडेड बाय m और ये v। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये v से कैंसिल आउट हो गया और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में m/v है ये रह जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो m/v है ये इसी तरह से रहेगा, वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको शो हो रहा है 3p/m/v, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे वही √c² बार √ के साथ है। अब हमें पता है कि m/v क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू डेंसिटी। तो इसको हमने रिप्लेस कर देना है डेंसिटी के साथ, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3p/d, यानी जो ये जो डिनोमिनेटर में m/v है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी स्मॉल d। अब हमने यहाँ तक इक्वेशन जब कर ली, फिर हमने देखा कि रूट मीन स्क्वायर, ये जो हमारे पास आ रही है स्क्वायर वेलोसिटी, उसका जो हमने रूट लिया हुआ है, रूट स्क्वायर वेलोसिटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r। r यहाँ पर क्या है, r हम कह रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलती है ये बात, ये हमें पता चलती है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो अगर हमारे पास ये c² बार और √ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है r के साथ, तो फिर इसका मतलब है कि हम c² √ की जगह पर जो हमारे पास इक्वेशन है 3p/m डिवाइडेड बाय v विद √ ये हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके जो हमने d के साथ किया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3p/d। और अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें तो इक्वेशन हमारे पास रिलेशनशिप हमारे पास रह जाता है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/d, और ये हमें किसकी फॉर्म बन जाती है, मैथमेटिकल फॉर्म, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें देखें, सबसे पहले हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन लेनी है, और वो इक्वेशन क्या है, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mnc² बार। ठीक हो गया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके अकॉर्डिंग लेकर हम देखें तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं, आपस में भी कोलाइड करेंगे और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। कोलिजन्स जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, ऑन द प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज कोलिजन्स। तो जो प्रेशर लगता है वॉल ऑफ कंटेनर पे वो इन्हीं कोलिजन्स की वजह से लगता है। ये वही पुराने पॉइंट्स हैं जो यहाँ दोबारा से डिस्कस हो गए हैं, साथ में हमने इक्वेशन डिस्कस कर ली। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बनती है, E के एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज़ इक्वल टू ½ mc² बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को ये जो PV यहाँ पे हम एक स्टेप कर दें, अगर PV इज़ इक्वल टू 1/3, इस पूरी इक्वेशन को हमने, और साथ में है m, एक मिनट दोबारा से इसको अगर हम राइट करें, रीराइट कर लेते हैं कि PV इज़ इक्वल टू, हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, 1/3 mnc² बार। तो हम इसको अगर शिफ्ट कर दें, हमने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ गर्ल्स क्या रहने देना है, 1/2 mc² बार। तो हमारे पास 2/3, ठीक है, और साथ में हमने क्या करना है, n को भी बाहर ले आना है, ठीक है, ताकि हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ क्या रह जाए, 1/2। ठीक हो गया, और m आएगा और c² बार आएगा। अब इसको दोबारा से समझें, ये देखिए हमने क्या किया है, 2 इधर ही रहेगा ये ऐसे, और ये 2 अंदर चला जाएगा और अंदर से 3 बाहर आ गया।
तो 3 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या चला गया है 2। इस n को भी हमने ब्रैकेट से बाहर लेकर आना है, वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर अब 1 तो वैसे ही रहेगा, 3 की जगह पे क्या आ चुका हुआ है 2, m अपनी जगह पे ही आएगा और n हम बाहर शिफ्ट कर चुके हैं और सी स्क्वायर बार जो है वो अपनी जगह पे सी स्क्वायर बार। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है ये किसके इक्वल बन रहा है, यहाँ से देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बन रहा है। यही स्टेप आगे जो है यहाँ से स्किप होके जो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे आप ये 2 स्टेप ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 1/2 एम सी स्क्वायर बार किसके इक्वल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, तो हमने वो उसकी जगह पे ई के लिख दिया है। एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज़ इक्वल टू एन ए, कैपिटल एन ए मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। ये कब होगा, जब हम गैस की क्वांटिटी कितनी लेंगे 1 मोल। ठीक है, कंडीशन आपने ज़रूर लिखनी है। जब हम गैस की क्वांटिटी 1 मोल लेंगे तो एन हमारा क्या बन जाएगा, वो एन ए बन जाएगा, वो हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिख दिया। अब जनरल गैस इक्वेशन क्या है, क्योंकि हम क्वांटिटी 1 मोल ले चुके हैं तो जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो पी वी और पी वी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2/3 एन ए ई के इज़ इक्वल टू आर टी। अब ई के जो है वो अगर आप यहीं पे रहने दें, बाकी आपके पास ये जो पैरामीटर है 2/3 एन ए, इसको आपने शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, राइट साइड पे जाकर ये न्यूमरेटर बन जाएगा। 2 जो न्यूमरेटर है वो राइट साइड पे जाकर डिनोमिनेटर बन गया, आर अपनी जगह पर ही है और एन ए जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा और टी अपनी जगह पे ही है। अब गर्ल्स हमारे पास यहाँ पर जो ये पूरा फैक्टर है, लेकिन इक्वेशन आ रही है ई के इज़ इक्वल टू 3r/2n और ये अगर साइड पे टी आ रहा है, इसको अगर हम ब्रैकेट में भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें देखें हमारे पास 3 क्या है कांस्टेंट, r क्या है कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है और एन ए एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है कांस्टेंट। ये सारा फैक्टर जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया है ये सारे का सारा क्या है कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो पीछे 2 पैरामीटर्स बचते हैं वो कौन कौन से वाले हैं, ई के। अब हमारे पास जो पैरामीटर बच रहे हैं वो कौन कौन से वाले हैं, ई के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी विच इज़ एब्सोलूट टेम्परेचर। तो हमारे पास ये एब्सोलूट टेम्परेचर के साथ ये इसका रिलेशनशिप आ गया है, तो ये हमें यहाँ से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आ जाती है। इसके बाद इसके 2 एक पैराग्राफ हैं इंपॉर्टेंट, इसमें डेफिनेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ में इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ प्लाज्मा। तो आपका चैप्टर नंबर 3 का जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितना आपका सिलेबस था वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से डेरिवेशंस जो भी दी हुई है बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक एक को 3-3 दफ़ा लेके करें और अच्छी तरह से करें और इम्पॉर्टेंट भी हैं, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है लेकिन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी और अपना ख्याल रखेंगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।